अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर बेहतर ज़िंदगी की, जिसे हम में से सभी तलाश करते दिखाई देते हैं। बुरे माहौल से, तनाज़ात में घिरे इलाकों से कौन छुटकारा हासिल नहीं करना चाहेगा। यही सब सोचकर बड़ी तादाद में जंग ज़दा ममालिक के लोग बरतानिया जैसे मुल्क का रुख करते हैं। शायद यहाँ उनकी ज़िंदगी को लायक जो ख़तरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, अब बरतानिया में पनाह के लिए आने वाले और हुकूमती निगरानी वाले होटल्स में ठहराए गए बच्चे भी जराइम पेशा गैंग से महफूज नहीं हैं। बरतानवी होम ऑफिस के मिनिस्टर ने यह इंकशाफ किया है कि जुलाई 2021 के बाद से अब तक 200 बच्चे हुकूमती देखभाल के मराकज़ से अगवा किए गए हैं। इनमें एक लड़की और 16 साल से कम उम्र के 13 बच्चे भी शामिल हैं। ये वो बच्चे हैं नाज़रीन जो वालिदैन के बगैर तनहा बरतानिया पहुंचे थे। पुलिस ने खतरे की घंटी बजाई थी कि मुजरिमाना नेटवर्क से इन बच्चों को निशाना बना सकते हैं जो अकेले हुकूमती निगरानी में रिहाइश पजीर हैं। बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ काम करने वाली जो तंजीमें हैं वो हुकूमत को खबरदार करती रहीं कि होटल्स के बाहर गैंग्स के अफराद मौजूद रहते हैं। बच्चे यहाँ महफूज नहीं हैं, हुकूमत को मदद करनी चाहिए इनकी। लेकिन इन तमाम वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया जाता रहा। बच्चों के अगवा का मामला भी तब सामने आया जब होम ऑफिस के अपने ही एहलकार ने मीडिया को इस मामले की मुखबरी की। एक तरफ पनाह गजीन बच्चे बरतानिया में महफूज नहीं, तो दूसरी जानिब बरतानिया पनाह गजीनों को रवाना भेजने की पॉलिसी को जल्द अज जल्द शुरू करना चाहता है। इंसानी हुकूक के जो कारकुनान हैं, इमदादी ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस गैर अखलाकी पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी दायर किया। लेकिन बरतान अदालत ने भी रवाना पॉलिसी को कानूनी करार देकर बरतानिया जाने वाले पनाह गजीनों को मायूस कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, बरतानिया में क्यों पनाह गजीन बच्चों को हिफाजत नहीं मिल रही है? क्या गायब किए गए बच्चों का कोई सुराग लगाया गया है या इसके लिए कुछ एफर्ट्स हो रही हैं? इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। बरतानवी हुकूमत ने होम ऑफिस के ज़ेरे इंतजाम होटलों में पनाह के मुतलाशी 200 बच्चे लापता होने का एतराफ़ कर लिया। बरतानवी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक होम ऑफिस के वजीर ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बताया कि ताज़ा तरीन वाक़े में लापता होने वालों में एक लड़की और कम अज कम 13 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्रें 16 साल से कम है। साइमन मिरे ने कहा कि तमाम बच्चे होम ऑफिस के ज़ेरे इंतजाम होटलों में रखे गए थे। The rise in small boat crossings has placed a severe strain on the asylum accommodation system. We've had no alternative but to temporarily use specialist hotels to give some unaccompanied minors a roof over their heads whilst local authority accommodation is found. दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पनाह के मुतलाशी बच्चों के लिए होम ऑफिस के 6 होटल हैं। होटल के एक एहलकार ने दावा किया था कि कुछ बच्चों को उनकी रिहाइश के बाद सड़क से अगवा करके कारों में बिठाते देखा था। इससे कबल महकमा को पुलिस की तरफ से खबरदार किया कि पनाह के मुतलाशी बच्चे जो हाल ही में बरतानिया पहुंचे थे, वालिदैन की गैर मौजूदगी के बायस किसी मुजरिमाना सरगर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेट पीपाल के एक सवाल का जवाब देते हुए लॉर्ड मिरे ने बताया कि जुलाई 2021 से लेकर अब तक 200 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 176 अल्बानी नजात थे। गायब होने वाले कुछ बच्चों का सुराग लगा लिया गया है। हुकूमत जितना जल्द मुमकिन हो सकेगा इन बच्चों के लिए होटलों का इस्तेमाल खत्म कर देगी। NGOs ने बारहा बच्चों की रिहाई से लापता होने पर तशवीश का इजहार किया है। बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ काम करने वाली एक तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक होम ऑफिस को उन्हें महफूज रखने में मदद करने की पेशकश की गई है, लेकिन हुकूमत ने इन पेशकशों को मुस्तरद करते रहे। लेबर काउंसलर बेला सानकी ने कहा कि इन बच्चों को जरूर ढूंढना चाहिए। हमें इस घिनौनी गलती के लिए सियासी और इदारों का एहतसाब कम करने के लिए मुकम्मल तहकीकात की भी जरूरत है। लंदन की अदालत ने चंद रोज कबल ही रवांडा के सियासी पनाह की मुतलाशी मंसूबे के खिलाफ अपील की इजाजत दी थी, जिसमें हाई कोर्ट के 2 जजों ने दिसंबर में फैसला दिया कि मुतनाज़ा पॉलिसी कानूनी है। कई पनाह के मुतलाशियों, इमदादी ग्रुपों और सरहदी एहलकारों की यूनियन की तरफ से दायर मुकदमा को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट आपने देखी थी। शहबाज आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, काउंसलर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, बरतानिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर, आप एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा शहबाज आरिफ साहब, ये हम जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, यहाँ बैठे हुए हम और दीगर और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो बच्चों का अगवा है या उन्हें इस तरह के मजालिम जो देखने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं,
پناہ کی تلاش رہتی ہے، پناہ ملتی نہیں ہے، دیگر سہولیات ان سے چھین لی جاتی ہیں. یہ صرف شاید ہمارے جیسے ممالک کے اندر ہوتا ہے. برطانیہ جیسے ممالک کے اندر تو بچوں کے بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. پھر کس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں یہ بچے غائب ہو گئے اور حکومتی جو مرکز تھا ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا وہاں سے غائب ہوئے سر؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ برطانیہ کے اندر تو بچوں کی تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی نگرانی کی جاتی ہے، اور آپ نے یہ بھی بات کہی کہ یہاں تو جانوروں کے بھی جو ہے وہ حقوق کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ. تو بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ نے خود سنا ہے کہ منسٹر نے یہ بات کی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ سیکیورٹی میں صاحب ہو سکتے ہیں یا ہوٹلی، کیونکہ جو یہ ہوٹلز ہوتے ہیں یہ بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ انہیں ہائر کرتی ہے وہاں پہ جو رکھنے کے لیے جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں. تو یہ بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بے شمار گینگز انوالوڈ ہیں جو اس طرح بچوں کو اغوا کر کے جو وہ لے جاتی ہیں یا ان کو پھر جو غلط کام ہے ان پہ لگانے کی کوشش کرتی ہے. تو گورنمنٹ نے خود اس پہ بات کی ہے، اور منسٹر نے، کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے دو تین پرائم منسٹر نئے آئے ہیں، نئے منسٹرز بھی آتے رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے ابھی جو نیا منسٹر اس نے یہی کہا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس پہ وہ ابھی کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے فوری طور پہ جو بچے ہیں ان کو بازیاب کرایا جا سکے. اچھا، تو ان کوششوں میں ابھی کیا پتہ چل سکا ہے؟ کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام بچے کسی ایک گروہ کی جانب سے کڈنیپ کیے جانے کے زیادہ چانسز ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مختلف لوگ ہیں؟ کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں جو سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے ملی ہے ان بچوں کو اغوا کیے جانے کی، اس میں بہت مرتبہ پرائیویٹ کارز آئی ہیں جن کے اندر ان بچوں کو بٹھایا گیا ہے اور لے جایا گیا ہے کہیں. تو مختلف گروہ ہو سکتے ہیں، یہ کسی ایک گروہ کی کارروائی ہے؟ کچھ تو پتہ چلا پائی ہوگی نا ابھی تک حکومت؟ بالکل ابھی تک جو ہے پولیس مکمل انکوائری کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک گروپ شامل نہیں ہے، ڈیفرنٹ گروپ شامل ہو سکتے ہیں. اور جو گورنمنٹ برطانیہ کی اصل جو نئی پالیسیاں بھی بنائی جا رہی ہیں اس پہ یہی کام کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو تو صحیح طریقے سے وہ آ رہے ہیں، جو لوگ پراپر طریقے سے آ رہے ہیں یا سیاسی پناہ اپلائی کر رہے ہیں یا اسائلم اپلائی کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ وہ غلط طریقے یوز کر رہے ہیں، جیسے وہ کشتیوں کے ذریعے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کہیں تو رستے میں ان کو نقصان ہو جاتا ہے یا وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو گینگز ہے یہ نیشنل انٹرنیشنل گینگز کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے ملکوں میں بچوں کو لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ گورنمنٹ سختی اس لیے کر رہی ہے بارڈروں کے اوپر کہ اگر کوئی بندہ صحیح پراپرلی آ کے برطانیہ کے اندر سیاسی اسائلم اپلائی کرتا ہے تو اسے رائٹ دیے جائیں. لیکن اگر کوئی غلط طریقے سے آ رہا ہے، جو بڑی بڑی گینگز آ رہی ہیں غلط طریقے سے کشتیوں کے ذریعے، ان کو روکنے کے لیے حکومت بہت سخت قسم کے جو ہے وہ اقدام کرنے جا رہی ہے. ان کو روکنے کے لیے تو اقدامات کر رہی ہے، سخت ترین اقدامات کر رہی ہے. تو تھوڑے سے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سخت ان کی حفاظت اگر کر لیتی تو یہ اتنا بڑا جو ایک واقعہ ہے یہ نہیں ہوا ہوتا؟ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے شہباز صاحب، 200 بچہ ہے. بالکل نونو آپ کی بالکل بات صحیح ہے. بچے ہمارے بھی بچے ہیں اور بچوں کی حفاظت کرنا اور اس ملک میں اولین ترجیح حاصل ہے. خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اولین ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں یہاں جو بچے اغوا بھی ہوئے ہیں ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا، اور جو دیگر بچے ہوٹلوں میں موجود ہیں وہاں پہ سیکیورٹی بھی بڑھائی جائے گی، اور جو مکمل طور پر فول پروف انتظامات کیے جائیں گے. اچھا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اقدامات تو سارے لگتا ہے کہ اس بات کو لے کر کیے جا رہے تھے کہ جو خبر ہے یہ کسی طرح میڈیا تک نہ پہنچے، یہ لیک نہ ہونے پائے. ساری کی ساری حکومتی مشینری جو تھی وہ شاید برطانیہ میں اس پہ کام کر رہی تھی، کیونکہ جو ہوٹل کا ایک اہلکار ہے اس نے میڈیا کو مخبری کی، اس نے یہ خبر لیک کی، تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں سے 200 بچہ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اغوا ہو گیا ہے، یا جانے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ تو جب معاملے کی تحقیقات ہوگی تب پتا چلے گا. تو سارا زور اس پہ کیوں تھا کہ خبر چھپائی جائے میڈیا سے؟ بالکل یہ بات بھی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک جو منسٹر ہے ہوم آفس کا، اس نے پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ بات ہوئی ہے. لیکن اس میں بالکل میں آپ کی بات پہ قائم ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کوتاہی کی گئی ہے. تو یہ بچے اغوا ہوئے ہیں اور بچے مسنگ ہوئے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے. لیکن میرے خیال میں آگے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ اس پہ کمبل کام کریں اور اس کو کنٹرول کر سکیں.
ٹھیک ہے, تو یہ روانڈا پالیسی کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ پالیسی صحیح ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آنے والے دنوں میں اس کو کہیں نہ کہیں کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا؟ کیونکہ میرے خیال میں جو یہ پالیسی ہے جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے خیال میں جو سختی ہے, گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ سختی جو ہے وہ بڑھائی جائے گی, اور اگر جو آ چکے ہیں ان کو سیکیورٹی دینا اور ان کو سنبھالنا تو گورنمنٹ کا کام ہے, اور گورنمنٹ اس پہ کام کرے گی, اور ان کی کوشش ہوگی کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو بچے یہاں پہ آ چکے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی حفاظت کی جائے. ابھی یہ بات کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پہلے کہ برطانیہ کے اندر بچوں کو اس طرح اغوا کیا جا سکے, لیکن اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو یہی بتائی ہے کہ وہ گینگز جو دیگر ممالک سے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کے اندر آ کے وہی یہ غلط کام کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی تو برطانیہ کے اندر کبھی ایسے معاملات نہیں ہوئے. اگر یہ لوگ کسی اور علاقے سے آ رہے ہیں شہباز صاحب, تو ساری ذمہ داری ان پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی نا؟ کہیں نہ کہیں تو حکومت کی کمزوری ہے نا کہ وہ یہاں پہنچ رہے ہیں, ان ہوٹلز تک ان کی رسائی ہے, پھر وہ بچوں کو گاڑیوں میں ڈال کر لے جا رہے ہیں. مجھے بس سر ذرا یہاں پر یہ بتا دیجئے گا کہ جب یہ بچے بازیاب ہوں گے, اللہ کرے کہ بچے بازیاب ہو جائیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ تب تک ان ہوٹل مالکان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو نکلی ہیں ان کے بعد کسی پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ کوئی تو ہوگا نا ابھی تک جس کو اریسٹ کیا گیا ہو, یا کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی؟ نہیں, دیکھیں پولیس انکوائری کاری ہے, برطانیہ کے اندر جدید انتظامات ہیں, سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی تو یہ بہت ارلی, کیونکہ ابھی کل یا پرسوں سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے اپنا کام تیزی کے ساتھ شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال میں بہت جلد اور بہت جلدی, کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے ہر روڈ, ہر سٹریٹ, ہر جگہ پہ, ہوٹلوں پہ, مکانوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد پولیس ان بچوں کو بازیاب بھی کروا لے گی, اور جو گینگز اس گرونے جرم میں انوالو ہیں ان کو فوری طور پہ وہ اریسٹ کریں گے. اس سے پہلے شہباز صاحب کوئی یاد پڑتا ہے آپ کو واقعہ, اگر آپ بھی وہاں کی حکومت کی طرح چھپانا نہ چاہیں ہم سے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو, بچے اس طرح اتنی بڑی تعداد میں کڈنیپ ہوئے ہوں, اغوا ہوئے ہوں, غائب ہوئے ہوں, لاپتہ ہوئے ہوں, پھر مل گئے ہوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں. برطانیہ کے اندر بہت کم ہوا ہے. یہاں پہ بچوں کے بہت زیادہ رائٹ ہے, وہ یہاں پہ بچوں کے لیے رائٹس کے لیے تنظیمیں قائم ہیں, سوشل سروس کا ادارہ ہے جو بچوں کی حفاظت کرتا ہے, اور ان کی پوری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے جب تک 18 سال کے نہیں ہوتے ان کی جو ہے وہ ان کی جو پوری ذمہ داری ہے ان کو وہ دیکھ بھال کرے. اگر ان کے والدین بھی بچوں کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو فوری طور پہ ان پہ ایکشن ہو جاتا ہے. یہی تو ہمیں حیرت ہے کہ جب تک 18 سال کا ہوتا نہیں ہے بچہ, اس کی بہت زیادہ نگہداشت کی جاتی ہے. پھر یہ بچے جن کی ساری ذمہ داری برطانوی حکومت کی بنتی تھی, یہاں کی انتظامیہ کی بنتی تھی, 13 سال سے بھی کم عمر کے بچے اس کے اندر بہت سارے شامل ہیں. 200 یہ بچہ یہ کس طرح سے غائب ہو گیا, اور کیوں ابھی تک اس پر معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون اس میں ملوث ہے کون نہیں؟ یہ بالکل بہت افسوسناک خبر ہے, اور ہم اس پہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے, اور ہم پریشان بھی ہیں کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انسانی حقوق کا علمدار سمجھا جاتا ہے برطانیہ کو, اور ہمیشہ انسانی حقوق پر کتنے لوگ یہاں پہ اس برطانیہ کے اندر آ کے آباد ہوئے ہیں صرف اور صرف انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس پر. تو یہاں پہ بچوں کو واقعی کافی ہیومن رائٹس حاصل ہیں. تو اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر انکوائری کرے گی, اور جو لوگ اس میں انوالو, اس میں آپ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ہوٹلز کے وہاں پہ ملازمین یا کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو ابھی وقت کے آگے جب پولیس انکوائری کرے گی تو ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی, وہ تو جب انکوائری ہوگی, کچھ گرفتاریاں اگر عمل میں آتی ہیں یا انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کچھ لوگوں سے, تبھی پتہ چل رہا ہوگا. لیکن ابھی تک جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ ان سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ شہباز عارف صاحب, آپ کونسلر ہیں کنزرویٹو پارٹی کے لیے, وقت نکال رہے تھے, برطانیہ سے خاص ہمارے ساتھ موجود تھے میرے پروگرام کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا. شہباز صاحب بات کر رہے تھے, بات کر رہے تھے برطانیہ کی, کہنا ان کا یہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, لیکن یہ جو المناک خبر میں اس کو کہوں گی سامنے آئی, اور اسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, ابھی تک اس خبر پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ 200 بچہ کہاں گیا ہے. بہت معصوم 13 سال تک کی عمر کے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس خبر پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, جو ہی اس بارے میں کوئی اپڈیٹ ہمارے پاس آئے گی یہ کرنا ہم آپ کو آگاہ کریں گے. برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا, لیکن جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپر پاور کہلانے والے ملک امریکہ کی, جہاں پوری دنیا کے تنازعات حل کرانے کے لیے
कहा यह जाता है कि ये मुल्क सरे फहरिस्त है, लेकिन इसके अंदरूनी मामलात जो हैं अपने वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गन कल्चर इतना परवान चढ़ चुका है कि अब वीडियोस में, स्कूलों में इतने छोटे बच्चे इसलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता होगा। इस गन कल्चर का शिकार भी आवाम ही बन रहे हैं और 3 रोज़ के दौरान मास शूटिंग के अमेरिका के अंदर 3 वाक़यात में 22 अफराद मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, अभी नए साल का आगाज़ हुए 25 रोज़ ही गुजरे हैं और अमेरिकी गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक इस दौरान 40 मास शूटिंग के वाक़यात में 21 बच्चों समेत 73 अफराद की जानें जा चुकी हैं। कत्ल, खुदकुशी और दीगर वारदातों समेत असले से होने वाली अमवात की तादाद 2917 तक पहुँच चुकी है। ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी 2200 के करीब बताई जाती है। बात करें अगर हम गुज़श्ता साल की 2021 की, तो उसमें मई में टेक्सास के स्कूल पर हमला हुआ था, कई बच्चे हलाक हो गए थे और उसके बाद पहली बार अमेरिकी सियासतदान कई दहाइयों बाद गन कवानीन के मामले पर मुत्तफ़िक़ हुए थे, लेकिन इस अहम तरीन मसले पर भी कोई बड़ी पेशरफ़्त नहीं होती दिखाई दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस मामले में मजबूत कवानीन लाना भी चाहें तो उन्हें अपोजिशन और मजबूत गन लॉबी का सामना है। अमेरिकी कानून की दूसरी तरमीम शहरियों को असलहा रखने की इजाज़त देती है और इसी तरमीम के ज़ोर पर मजबूत कानून साजी नहीं करने दी जाती। अमेरिका में होने वाले हालिया वाक़यात पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक पैकेज दिखाते हैं, फिर ये जो गन लॉबी इतनी मजबूत है अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से मैं तो ये कहूँगी ज़ाहिर है वो कानून मंजूर नहीं होने दे रहे हैं, तो इतने सारे लोगों की हलाकत हो रही है। ये लॉबी इतनी मजबूत क्यों है और यहाँ के जो शहरी हैं जिनके बच्चों की जानें जा रही हैं, जिनके प्यारों की जानें जा रही हैं, वो इस गन लॉबी के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, ये खबरें आ रही हैं, लेकिन उनकी तहरीक कोई रंग क्यों नहीं ला रही है। इस पर मैं बात करूँगी, मेरे साथ इरम अब्बासी साहिबा मौजूद होंगी, जर्नलिस्ट हैं जी, वॉइस ऑफ अमेरिका से इनका ताल्लुक है, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में 3 दिन के दौरान मास शूटिंग के 3 बड़े वाक़यात ने मुल्क भर में एक बार खौफ का समा पैदा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत वाशिंगटन के इलाके याकिमा में मुसल्लह शख्स ने ग्रोसरी स्टोर के अंदर 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। स्टोर से बाहर निकलकर एक और शख्स को कत्ल करने के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह शख्स के बारे में उन्हें कॉल मौसूल हुई, लेकिन जब तक वो मुलजिम को गिरफ्तार करने पहुंचे वो खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर चुका था। इससे कबल अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसलसल 2 रोज फायरिंग के अफसोसनाक वाकयात पेश आए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साहिली शहर हाफ मून बे के फार्म हाउस में मुसल्लह शख्स ने 2 अलग अलग मकामात पर फायरिंग की, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि फार्म हाउस के एक मकाम से 3 जबकि दूसरे मकाम से 4 लाशें मिली। हलाक होने वालों में चीनी अमरीकी फार्म वर्कर्स शामिल हैं। At approximately 3:30 this morning, we received a call of a male who was shooting parties at the location of 18th and Nob Hill, 18th Street. When officers arrived, they located 3 deceased parties at the Circle K store and quickly realized that there was a second shooting scene across the street. रियासत कैलिफोर्निया के ही शहर लॉस एंजलिस में मॉनिटरी पार्क के करीब फायरिंग का एक वाकया उस वक्त पेश आया था जब चीनी नए साल के आगाज के जश्न के लिए बड़ी तादाद में चीनी कम्युनिटी जमा थी। अमरीकी इदारे गन वायलेंस आर्काइव की जानिब से बताए गए आदाद शुमार के मुताबिक रवा माह अब तक मास शूटिंग के 40 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें 73 अफराद हलाक जबकि 150 से जायद जख्मी हुए। सिर्फ रियासत कैलिफोर्निया में 6 वाकयात में 35 अफराद जान से गए जबकि 28 से जायद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि नए साल के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर गन वायलेंस से 2917 हलाकतें, जनवरी के आगाज से अब तक फायरिंग, कत्ल समेत दीगर वारदातों में 1216 अफराद हलाक जबकि असलहे के इस्तेमाल से खुदकुशी करने वाले अफराद की तादाद 1584 रही। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक अमरीका में 2022 के दौरान असलहे के इस्तेमाल के दौरान 44,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें निस्फ से ज्यादा तादाद उन अफराद की है जिन्होंने खुद अपनी जान ली थी। अमरीका की आबादी 33 करोड़ के करीब है जबकि अमरीकी आबादी के पास 40 करोड़ के करीब असलहा मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद में असलहे की पहले से मौजूदगी और गन खरीदने में आसानी इन वाकयात के तसलसल का बाइस हैं।
अमरीकी सेनेट ने मुल्क में फायरिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए जून 2022 के अवाखिर में गन कंट्रोल बिल मंजूर किया, जिसे 30 बरसों में इस मामले पर सबसे अहम कानून साजी करार दिया गया था। अमरीका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में गन वायलेंस के कवानीन मजीद मजबूत बनाना भी अमरीकी सदर जो बाइडन के एजेंडे में शामिल रहा। माहिरीन का कहना है कि गन वायलेंस के खिलाफ मजबूत कानून साजी एक निहायत मुश्किल काम है। इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अमरीकी हुकूमत, हिज़्ब इख्तलाफ, अमरीकी अदालतों समेत अवाम को एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, सबको एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन सब एक पेज पर इकट्ठे हो क्यों नहीं पा रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में जाने जा चुकी हैं, किस बात का इंतजार है? सूरत हाल क्या है इस वक्त अमेरिका के अंदर, ये जानेंगे जी इरम अब्बासी साहिबा से, जर्नलिस्ट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं, इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरम, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। इरम, पहले तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि 25 रोज़ 73 जाने, क्या वजह है कि इतने सीरियस इंसिडेंट्स होने के बावजूद, इतने बड़ी तादाद में बच्चों की, नौजवानों की जाने के बावजूद ये सूरत हाल हमें अमेरिका में दिखाई दे रही है कि गन वायलेंस को लेकर कवानीन जो है वो मुरतब नहीं किए जा सक रहे हैं? जी बिल्कुल, ये वो एक सवाल है जो कि अमरीकी कौम और बेशतर शहरी अमेरिका में भी पूछ रहे हैं और सियासतदान भी बहुत सारे इसका जवाब देने से कासिर हैं। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया, अगर हम सिर्फ 2023 के जनवरी की बात करें, शुरू के सिर्फ 3 हफ्ते की बात करें, तो गन वायलेंस आर्काइव जो एक इदारा है जो कि मैस शूटिंग का रिकॉर्ड रखता है, उनके मुताबिक 39 मैस शूटिंग्स अब तक इस साल के शुरू में, और सिर्फ 3 हफ्ते की हम बात करें कि ये हो चुकी हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें अमरीकी मुनक़िसम है। ये एक ऐसा मामला भी है जो कि सियासत में जब इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं या लोकल सतह पे इलेक्शंस होते हैं, तो ये मामला एक अहम जिसे कहते हैं ना कि सियासी तरजीहात शहरियों का एक अहम मसला है, जिसमें और दीगर मसाइल भी शामिल हैं। और अगर आपको थोड़ा सा मैं गन रिलेटेड वायलेंस का अमेरिका में बताऊं, तो 2020 में अमेरिका में गन रिलेटेड डेथ जो हैं वो सबसे ज़्यादा रही, और इस साल भी जो है गन वायलेंस में इजाफा हमने देखा, और मैस शूटिंग के वाक़यात भी बहुत सारी तंजीमें कह चुकी हैं कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मुझे बताइएगा, ये गन लॉबी जो है ये इतनी ज़्यादा मजबूत क्यों है? कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं? और फिर थोड़ा सा मुझे उस तहरीक के हवाले से भी बताइएगा जो कुछ पेरेंट्स ने चलाई, ख़ास तौर पर जब बहुत सारे स्कूलों के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए, नन्हे मासूम बच्चों की जानें चली गईं, तो बहुत सारे पेरेंट्स आगे आए, उन्होंने तहरीक चलाई। उस तहरीक का क्या हुआ? क्या वो तहरीक अभी भी चल रही है? और फिर ये गन लॉबी जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, ये कैसे इतनी मजबूत है? इरम, देखिए, जो आपने सियासतदानों के हवाले से बात की थी, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये जो हालिया वाक़यात हुए इसी हफ्ते पीर को, उन्होंने कहा कि जी वो एक ऐसा सख्त कवानीन लाएंगे, और जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो डेमोक्रेट्स के बाज़ अरकान की तरफ से हम देखते हैं कि बयानात आते हैं कि वो सख्त कवानीन लाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और वो लॉ मेकर्स को जिसे कहते हैं कि इंसिस्ट करेंगे कि जो कि इस पे डिफरेंट राय रखते हैं, और क्योंकि यहाँ की पार्लियामान इस पर डिफरेंट ओपिनियन रखती है, और आपने खुद कहा कि NRA की जो यहाँ पे जो गन लॉबिंग है वो एक बहुत पावरफुल लॉबिंग इसलिए भी समझी जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि पैसा इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। नाक़दीन ये भी कहते हैं कि गन लॉबी जो है वो लॉबी है जो कि किसी हद तक कुछ अरकान पार्लियामान को भी कंट्रोल करती है थ्रू मनी। तो इस लिहाज से वो एक पावरफुल लॉबी समझी जाती है। पावर कॉरिडोर्स में कहा जाता है कि उनके कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से जब भी अगर पार्लियामान में बात हो कि सख्त क़वानीन गन वायलेंस के हवाले से अमेरिका में लाए जाएं, तो इवन 2023 में हम वहाँ पर मुखालफत सुनते हैं। ख़ास तौर पे बाज़ रिपब्लिकन्स काफ़ी शदीद इस चीज़ की मुखालफत करते हैं, और वो यहाँ पे क्योंकि आइन के मुताबिक शहरियों को हक़ हासिल है हथियार रखने का, तो वो उस हक़ को डिफेंड करते हैं जो कि गन लॉबी जिसको डिफेंड करती है। और जब भी हमने देखा माजी में भी कुछ जब ऐसे वाक़या आता है तो उनका ये कहना है कि आप चेक एंड बैलेंस बेहतर करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अमरीकियों को गन से महरूम करें। ये मौक़िफ़ उस गन लॉबी का है, और कुछ बाज़ अरकान पार्लियामान भी हम अमेरिका में देखते हैं कि वो इसी मौके को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा इरम, अभी कुछ रोज़ पहले
इनफैक्ट इसी महीने के आगाज़ में एक वाक़या हुआ जिसमें एक 6 साला बच्चे ने अपनी ही टीचर को ज़ख्मी किया, उस पर गोली चला दी, और जो गन उसने इस्तेमाल की उसमें ये बताया गया जब पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि वो उसकी पेरेंट्स की थी, गालिबन उसकी मदर के उस पर लाइसेंस पर थी। तो ऐसे वाक़यात जब होते हैं अमेरिका के अंदर तो ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है? बच्चे को, स्कूल इंतज़ामिया को जिसने कुछ चेक नहीं किया उस बच्चे के आने से पहले, या फिर पेरेंट्स को जिन्होंने तवज्जो नहीं दी और बच्चा इस तरह से हथियार लेके घर से स्कूल पहुंच गया? जी, आपकी आवाज़ आखिर में थोड़ी कट रही थी, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक वाक़े की मिसाल दूँ जो 23 साल पहले मिशिगन में पेश आया था, जिसमें एक 6 साला बच्चे ने अपने एक 6 साला स्कूलमेट खातून, कायला बच्ची थी 6 साला, उस पर गोली चलाई थी, और वो दोनों 6 साल के थे, शूटर भी और जो हलाक हुई इसमें बच्ची वो भी 6 साल की थी। और उस केस में हमने ये देखा था, अब वो शूटर जो है जिनका नाम हम नहीं लेंगे वो अब 29 साल के हैं। तो उस केस में हमने ये देखा था कि उनके बहुत सारे फैमिली के जो बालिग लोग हैं उन पर चार्जेस प्रेस किए गए थे, जिसमें उनके अंकल भी शामिल थे, लेकिन 6 साला बच्चे के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाए गए थे। और यहाँ पर भी अभी लॉयर्स यही कह रहे हैं कि वर्जीनिया का जो केस सामने आया है, मिशिगन जो है, इस पे मज़ीद उससे भी जिसे कहते हैं हेल्प ली जाएगी कि उस केस में क्या हुआ। लेकिन ज़ाहिर बात है उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने देखा जब फ्लोरिडा में पार्कलैंड स्कूल में फायरिंग की गई और 17 स्टूडेंट्स को जब मारा गया, तो उस वाक़े के शूटर को जो है वो ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, और साथ ही साथ बहुत सारी स्टेट्स में अमेरिका में जो है वो डेथ पेनल्टी भी लीगल है। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन इसमें एज का एक फैक्टर है, और माजी में हमने ये देखा कि 6 साला बच्चे को मिशिगन के केस में सज़ा नहीं हुई थी। ज़ाहिर वो तो एक एज फैक्टर है, बच्चा है, मासूम है, लेकिन इस बात की ज़रूर तहकीक होनी चाहिए कि वजूहात क्या बनी, और यकीनन की भी जाती होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा स्कूल का बता दीजिएगा इरम। अभी कल मेरी अपनी एक दोस्त से बात हो रही थी जो अमेरिका ही में मकीम है। शी टोल्ड मी कि उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बहुत डर जाती हैं, ख़ास तौर पर जब इस तरह के वाक़यात इतनी बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। स्कूलों के अंदर क्या इंतज़ामात हैं इरम, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अमेरिका के जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पर कोई मेटल डिटेक्टर गेट्स होते हैं जो बच्चे अपने बैग्स लेकर आते हैं? क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से? जी, कोई एक ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए अपने तरीक़ाकार भी अपनाते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स में जो है वो मेटल डिटेक्टर्स भी हैं। और ये वर्जीनिया के केस ने फिर यही एक सवाल उठाया कि वो बच्चा गन लेकर स्कूल कैसे पहुंचा, तो वहाँ पर जो है क्लियरली चेक एंड बैलेंस का जो है मामलात थे वो ज़ेर बहस अब फिर अमेरिका में हैं कि क्या कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए। आपको याद होगा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि स्कूल टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाए गन चलाने की, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उस पर भी शदीद तनकीद हुई। तो बाज़ जगहों पर जो है ये माना जाता है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, बाज़ जगहों पे गार्ड्स हैं, बाज़ जगहों पे मेटल डिटेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका जो है वो उन कंट्रीज़ में शामिल बहुत हायर नंबर पर है जहाँ पर गन से रिलेटेड वायलेंस जो है वो इतनी बड़े पैमाने पर होती है। ज़ाहिर बात है लैटिन अमेरिका में ऐसे वाक़यात ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज से अगर हम अमेरिका का मुवाजना करें तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है आपको गन रिलेटेड वायलेंस के वाक़यात बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जिन मुहिम की आपने बात की, जो पेरेंट्स मुहिम चलाते हैं, उनका यही मकसद है कि वो जाके पार्लियामान में जाके कोर्ट्स में ये लॉबिंग करें कि किस तरह से, और बताएं कि किस तरह से ये गन जो है इस माशरे में एक वो फ़रोग देता है तशद्दुद को। और हमने बाकी मुल्कों में भी देखा, आप यूके या डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज उठा के देख लें तो ये पता चला कि जब भी आपने सख्त कवानीन रखे तो उससे मुल्कों में गन वायलेंस रिलेटेड जो भी गन रिलेटेड वायलेंस है उसमें कमी देखी गई है। देखी गई, और ये कवानीन अमेरिका में भी सख्त करना होंगे, वरना इसी तरह से जैसे 25 दिन के अंदर 73 जानें चली गई हैं, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो थमते रुकते या कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं अमेरिका के अंदर। बहरहाल इरम अब्बासी, बहुत शुक्रिया। आई नो आपकी बड़ी हैक्टिक रूटीन रहती है, आप अपने मामलात ऑफिस की भी देख रही होती हैं, और उसके बाद जब हम यहाँ से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ख़ास हमारी रिक्वेस्ट पर वक्त निकालती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी साहिबा।
आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू। जर्नलिस्ट हैं जी, वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं, हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाल रही थी। कोशिश हमारी ये थी कि चूँकि अमेरिका में मुकीम हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो हमें बेहतरीन तज्ज़िया जो है वो मिल सके कि अमेरिका के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है गन वायलेंस के इतने बढ़ते वाक़यात के बाद। बहरहाल जी, कुछ हमें आगे भी बढ़ना है प्रोग्राम में और कुछ दीगर ख़ित्तों का भी रुख करना है। जैसे आप जानते हैं जी, दुनिया के साथ तो सातों ख़ित्तों की हमें बात करना होती है। आज अभी हम बात करने जा रहे हैं ख़ास हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, जिसके खलीजी रियासतों के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हो रहे हैं। इन्हीं रियासतों में से एक के सरबरा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमाराती सदर का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी हुई और इसमें बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया गया है। नाज़रीन, चंद दिन कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमाराती सदर की दावत पर कामयाब दौरा करके लौटे हैं और इसी दौरान वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद को पाकिस्तान आने की दावत दी। इस दौरे से लौटने के बाद अमाराती सदर के वालिद पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत रखते थे, ये तो हम सभी जानते हैं, और यही वजह है कि ख़ुद शेख मोहम्मद पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। दोनों ममालिक में 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम के साथ ही बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने UAE को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था और नाज़रीन, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान ने दोस्ती के इस रिश्ते को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि इसे मजबूत भी बनाया है। जब भी पाकिस्तान को मुश्किल दरपेश आई, मुत्तहिदा अरब अमारात हमारी मदद के लिए आगे आया। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब में मुत्तहिदा अरब अमारात उन मुल्कों में शामिल है नाज़रीन जिन्होंने सबसे पहले और भरपूर अंदाज में मुतासरीन की मदद की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान और उनकी वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात का अहवाल आपको दिखा रहे हैं आज हम खुसूसी रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान निजी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो रहीम यार खान एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात व नशियात मरीम औरंगज़ेब, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सैयद तारिक फातमी ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और UAE के बिरादराना मज़हबी और सकाफती ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। हालिया सैलाब हो या किसी किस्म की कुदरती आफत, UAE ने हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तानी अवाम की इमदाद की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने हालिया दौरों में UAE के साथ कई तिजारती मुआहदे किए हैं जो कि पाकिस्तानी मुआशी इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगे। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मजीद फिरोग देने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तय पाने वाले मफाहमत के हवाले से भरपूर काम किया जाएगा। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद पाकिस्तान और उसकी आवाम से वालिहाना मोहब्बत रखते थे और वो भी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर के दरमियान रवा माह अबू ज़हबी में भी मुलाकात हुई थी। तिजारत के अलावा सरमायाकारी और दीगर मुआशी रवाबित पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्क के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना दूसरा घर समझते हैं। तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हैं जो न सिर्फ वहाँ की समाजी और मुआशी तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का भी बड़ा जरिया है। साल 2022 के दौरान दोनों मुल्कों का तिजारती हुजम 10 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा जो मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते की निस्बत सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब में मुत्तहिदा अरब अमारात इन मुल्कों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले और भरपूर अंदाज में मुतासिरीन की मदद की। 70 से ज्यादा परवाजों के जरिए सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया। जनेवा कॉन्फ्रेंस में भी मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार कलीदी रहा। दोनों मुल्क काबिले तजदीद तवानाई के बड़े मंसूबे के आगाज के लिए भी करीबी ताउन कर रहे हैं।
बिल्कुल जी, पाकिस्तान के खलीजी ममालिक से बढ़ते और इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। अभी प्रोग्राम में हम कुछ बात करने जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों की, जिससे दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते इस वक्त हमें जंग लड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन बर-ए-आज़म अफ्रीका का शायद कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं जो कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मुतासर ना हो रहा हो। अफ्रीका के कई ममालिक इस वक्त शदीद खुश्क साली का शिकार हैं, ज़मीनें खुश्क हैं, बारिशें कई सालों से नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ जंगी तनाज़ात की वजह से मगरबी अफ्रीका समेत दीगर कई अफ्रीकी ममालिक में लाखों अफराद दरबदर हैं। यूक्रेन जंग के बाद इन ममालिक को गंदम की सप्लाई में भी मसाइल हैं, जो कि भूख के बहरान को मज़ीद बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर हो रहा है तो वो बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगों, मौसमियाती आफात समेत दीगर मुसीबतों से अफ्रीकी ममालिक के 3 करोड़ बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। एक तहकीक बताती है कि अफ्रीका में जितने बच्चे मर रहे हैं उनमें से आधे बच्चे जो हैं वो उनकी मौत की वजह भूख है। ये खैर हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। सबसे ज़्यादा सूरत हाल जो है सोमालिया में ख़राब है, जहाँ 18 लाख से ज़ायद बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती है। हर 1 मिनट में एक बच्चा ग़िज़ाई किल्लत के बायस हस्पताल में दाखिल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक़ की तंजीमें पिछले कई माह से दुनिया को इस बड़े बहरान और उसके असरात से खबरदार करते चले आ रहे हैं, लेकिन दुनिया की तरजीहात इस वक्त कुछ और हैं। मगरबी ममालिक यूक्रेन में होने वाली जंग में इस कदर मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि उस जंग की वजह से बाकी दुनिया ख़ास तौर पर अफ्रीका के पहले से बहरान ज़दा ममालिक की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है। सोमालिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक में कहत साली और मुसल्लत तनाज़ात ने बच्चों को कितना मुतासर किया है, आज इस पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। पाँच साल से कम उम्र के 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जंगों, मौसमियाती आफात, कोविड-19 वबा के मौजूदा असरात और बढ़ती महंगाई के बायस शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। आलमी इदारे के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक सोमालिया, बर्किना फासो, चाड, जमहूरिया कॉन्गो, एथोपिया, कीनिया, मेडागास्कर, माली, नाइजीरिया, सूडान समेत दीगर मुल्कों में 80 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। खुराक की कमी के बायस ऐसे बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ जाती है। उनके लिए बचपन की आम बीमारियों से अमवात का ख़तरा बढ़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 इदारों ने 15 ममालिक में ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करने वाले बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ौरी इक़दामात के लिए अपील की है। शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से इस वक्त सोमालिया सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ गुज़िश्ता 40 साल की शदीद तरीन खुश्क साली की वजह से मुल्क में भूख का बहरान बढ़ता चला जा रहा है। 1 करोड़ 70 लाख के करीब आबादी वाले इस मुल्क के 80 लाख अफराद खुश्क साली से शदीद मुतासिर हैं। इस बहरान का बच्चों पर ख़ास तौर पर तबाहकुन असर हुआ है। यूनिसेफ के मुताबिक ग़िज़ाइयत की शदीद क़िल्लत के शिकार बच्चों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सोमालिया में 18 लाख से ज़ायद बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। यूनिसेफ के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त हर रोज़ 1 मिनट में एक बच्चा सेहत की देखभाल के मरकज़ में दाखिल किया जा रहा है, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों में असहाल और खसरा से हलाक होने का इम्कान सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करने वाले बच्चों की निस्बत 11 गुना ज़्यादा हो सकता है। ये आदाद शुमार भी उन बच्चों के हैं जो सेहत के मराकज़ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत और सेहत की सहूलियात के फुक़दान की वजह से अस्पताल तक पहुँच भी नहीं पाते। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया में ये 5वां मौसम गुजरा है जिसमें कोई बारिश नहीं हुई। यूक्रेन में जंग और इसके बाद अनाज की तरसील की क़िल्लत ने और ख़ित्ते में सियासी हलचल ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। सोमालिया में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क के बड़े इलाकों पर काबिज़ अल-शबाब नामी मुसल्लह ग्रोहों की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी इस बहरान में इजाफे का सबब हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से लोगों के लिए अपनी खुराक हासिल करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हुई है और लाखों अफराद अपनी खुराक और अहम बुनियादी ज़रूरियात की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर हैं। अब तक 11 लाख अफराद पानी की अदम दस्तियाबी और अस्करियत पसंदों के बढ़ते हमलों की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जारी हालिया खुराक के बहरान का मवाजना सन 2011 के कहत से किया जा रहा है, जिसमें 2,60,000 के करीब लोग हलाक हो गए थे। इस तादाद में निस्फ बच्चे शामिल थे, लेकिन माहिरीन का कहना है कि आज की सूरत हाल बदकिस्मती से दर हकीकत बहुत बदतर दिखाई देती है।
सूरत-ए-हाल और इस सूरत-ए-हाल की वजूहात आपने इस रिपोर्ट में जानी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के बायस लंदन के शहरियों को बिला ज़रूरत गाड़ियों में सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लंदन के मेयर सादिक खान ने शहरियों के लिए पोल्यूशन हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से इल्तिजा की है कि वो हाई अलर्ट की मुद्दत के दौरान पैदल चलें, साइकिलिंग करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जबकि फेफड़ों और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद से इस दौरान एक्सरसाइज करने से गुरेज करने का कहा गया है। यूरोप में शदीद बर्फबारी और सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। स्पेन, बेल्जियम और क्रोएशिया समेत दीगर मुल्कों में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 6.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है, जबकि मामूल की सरगर्मियां भी मुअत्तल होकर रह गई हैं। भारत में डायनासोर के 250 से जायद कदीम अंडे दरियाफ्त हुए हैं, जो कि डायनासोर की सबसे बड़ी नस्ल टिटेनोसॉर से ताल्लुक रखते थे और पौधे खाते थे। वस्ती भारत के नरमाडा गांव से मिलने वाले अंडों से मुतल्लिक जारी की गई तहकीक के मुताबिक ये डायनासोर जदीद परिंदों की तरह घोंसले बनाकर रहा करते थे और मुमकिना तौर पर इन्हीं की तरह तरबियतवार अंडे देते थे। माहिरीन का मानना है कि तहकीक में पेश किया गया डाटा डायनासोर की जिंदगी और खात्मे से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम कर सकता है। नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में नेशनल ट्यूलिप डे का इनेकाद किया गया। रंग बिरंगे ट्यूलिप के खूबसूरत फूलों ने माहौल की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। इस मौके पर 18,000 से जायद शहरी म्यूजियम प्लेन स्क्वायर जमा हुए और अपनी अपनी पसंद के फूलों का इंतखाब किया। नेशनल ट्यूलिप डे पर बागबानों की तरफ से हर शहरी को 20 फूल मुफ्त दिए गए। सऊदी अरब में जॉय अवार्ड की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खलीजी ममालिक के टीवी और फिल्मी फनकारों और गुलकारों को अवार्ड दिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली तकरीब में खलीजी ममालिक के टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के गुलकार और फनकार शरीक हुए, जिनमें जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने अवार्ड तकसीम किए। जॉय अवार्ड शो में मुख्तलिफ गुलकारों ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन किया और तकरीब को यादगार बना दिया। स्विट्जरलैंड के आंद्रे रेगिटी और नॉर्वे की जोहाने केली ने स्लोप स्टाइल फ्री स्कीइंग में फतह अपने नाम कर ली है। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट लॉक्स में मुख्तलिफ ममालिक से शरीक स्कीयर्स ने शिरकत की। मर्दों के फ्री स्कीइंग फाइनल में दिफाई चैंपियन आंद्रे रेगिटी पहले नंबर पर रहे। खवातीन फाइनल में नॉर्वे की जोहाने केली ने पहली पोजीशन हासिल की। स्नोबोर्डिंग में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने बरतानवी स्नोबोर्ड को मात देकर पहला टाइटल अपने नाम किया। मेंस स्नोबोर्डिंग में नॉर्वे के मार्क्स क्लियो जीतने में कामयाब रहे।